बढ़ाते हुए आज का जो मीटिंग है वो स्पेशली सोयाबीन की जी फसल है हमारी, वो फसल के ऊपर होने वाली है। उसमें भी शुरुआत से लेके मतलब हमारी जमीन तैयार करने से लेके हार्वेस्टिंग तक सोयाबीन में हमारे धन्वंतरी के प्रोडक्ट्स कैसे कैसे इस्तेमाल करने हैं, उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कैसे करना है, पेस्ट एंड डिसीज को कैसे कंट्रोल करना है, सॉइल की हेल्थ कैसी बढ़ानी है, बीच बीच में जो हमारे क्रॉप के समय पे अगर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो उसको कैसे उसमें से हमारे फसल को बाहर निकालना है, उसको हार्वेस्टिंग तक जो भी दिक्कतें आती है मीन वाइल टाइम टू टाइम उसके ऊपर भी कंपनी आप लोगों को मैसेजेस के थ्रू सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स और फार्मर्स को ये जानकारी देने वाली है। लेकिन आज का ये जो सेशन होगा दोस्तों, कल के जैसे ही पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी जो ये सोयाबीन की फसल है उसका जो कल्टीवेशन होता है उसके ऊपर आज हमारे डॉक्टर संतोष सर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो सभी जो हमारे किसान भाई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भाई हैं पूरे इंडिया से अभी ज्वाइन हो रहे हैं। 2 मिनट के अंदर हमारी ये मीटिंग चालू करने वाले हैं हम। लेकिन उसके बीच में मैं थोड़ी सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जो स्क्रीन शेयर हो रही है उसके ऊपर कोई भी ये जो लाइन खींच रहे कोई लोग या उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कृपा करके ऐसा डिस्टर्बेंस मत लाइए। जो भी स्पीकर होता है उसको बहुत डिस्टर्ब होता है बीच में, और हमारी जो स्लाइड है एक्चुअली सभी लोगों को फिर अच्छी तरह से नहीं दिख पाएगी। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखिए दोस्तों। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये इंफॉर्मेशन आज जो देने जाने वाले डॉक्टर संतोष सर, तो ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज आप लोगों को आपके सब किसान भाइयों के पास लेके जाना है। हमारा जो सीजन अभी खरीफ में आने वाला है, अभी ये सीड का मोमेंट चालू हो रहा है, कॉटन का है, सोयाबीन का है, पैडी का है, ये मोमेंट ऑलमोस्ट अभी चालू होने को है। तो जैसे कि कल भी हमने बोला था कि बीजोरिच जो है, बीजोरिच के ऊपर सबसे शुरुआती दौर से काम किया जाएगा दोस्तों, जिससे हमारी फसल में एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होगा और उसका फायदा कैसे कैसे बढ़ेगा वो संतोष सर बताएंगे। लेकिन ये लॉकडाउन के कारण आप सभी लोगों को कल भी हमने रिक्वेस्ट किया था, आज भी वापस हम वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने लोगों को आपके अंडर कितने फार्मर्स है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं सोयाबीन के ऊपर, उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को लगने वाला जो भी बीजोरिच है, कितने एकड़ को लगने वाला है, वो हिसाब से आप थोड़ा उसका प्री प्लानिंग कीजिए। और 20 तारीख तक आप लोगों को एडवांस बुकिंग करना है आपके फ्रेंचाइजी को, आपके डायमंड को, ताकि कंपनी को पता चलेगा कि अगले आने वाले 8 दिनों में कितना बीजोरिच लगने वाला है। क्योंकि थोड़ा सा लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत है, फैक्ट्रीज में दिक्कत हो रही है प्रोडक्शन में, तो उसको आप लोगों को सही समय पे अगर ये किसान को देना है तो थोड़ा सा ये एडवांस प्लानिंग में आप लोगों को कंपनी को सपोर्ट करना है। इसी के साथ में आज अभी और लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लेकिन मीटिंग जो है वो टाइम पे शुरू होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि जितने लोग आए हैं उनको वेट कराना अच्छा नहीं है। तो मैं अभी हमारे डॉक्टर संतोष साहनी सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपकी मीटिंग अभी ये चालू करें। संतोष सर, आवाज आ रहा है आपको? यस, नमस्कार दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस यस यस, यू कैन। ओके, तो दोस्तों फिर से एक बार आपका इस कृषि विशेष जो सीरीज चल रही है इसमें आप सबका स्वागत। करीबन 250 लोग 228 लोग यहाँ पे जूम पे जुड़े हुए हैं और यूट्यूब पे करीबन 70 लोग अभी देख रहे हैं। तो दोस्तों धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे। आज की जो फसल है वो है सोयाबीन की फसल, और सोयाबीन की एक महत्वपूर्ण फसल खरीफ के सीजन में की जाती है। दोस्तों देखो, पल्सेस ग्रुप में जितनी भी फसल और ऑयलसीड ग्रुप में जितनी भी फसल ली जाती है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोइंग होने वाली सोयाबीन की फसल है। उड़द है, मूंग है, ग्राम है, ग्राउंडनट है। इस कंपैरिजन में अगर हम इसको देखें तो सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे की जाती है और बहुत कम समय में, यानी कि 90 दिन से 110 दिन की ये फसल रहती है। बहुत कम समय में अगर बाजार ठीक ठाक रहे, इस साल बहुत अच्छे बाजार थे, धीरे धीरे लेट में तो बाजार और बढ़ गए हैं क्योंकि सीड का शॉर्टेज होना ये होता शायद आने वाले सीजन में सीड का शॉर्टेज रहे, इसीलिए सीड के लिए फिर प्रोक्योरमेंट शुरू हुआ।
और सभी जगह से सोयाबीन के लिए किसानों को अच्छे रेट मिलने लगे। दोस्तों, दो बातें हैं। सोयाबीन जैसे ही हमारा अक्टूबर में या सितंबर के एंड में या अक्टूबर में दिवाली के पहले हार्वेस्ट होता है, बहुत बार दिवाली का त्योहार होने के कारण हमें पैसे की जरूरत रहती है किसान भाइयों को, और जैसे ही पैसे की जरूरत रहती है तो किसान भाई पूरा सोयाबीन उठाते हैं और उसे दे डालते हैं। लेकिन पिछले एक 4-5 साल का अगर आपने मार्केट का अंदाजा देखा होगा, तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सभी किसान भाई को शुरू में ही कि देखो, आपको पैसे की जरूरत है ये हम मानते हैं, तो जितनी जरूरत है उतना ही सोयाबीन बाहर निकालो, और बाकी का सोयाबीन हो सके उसके ऊपर बारिश नहीं गिरी हो, अच्छी तरह से सनड्राइंग हुआ है, मॉइस्चर नहीं है उसमें, तो आप अच्छी तरह से स्टोर करके 2-3 महीने में जैसे ही मार्केट रेट बढ़ता है आप फिर से बेच सकते हो। ये मेरा पहले ही आपको सुझाव होगा। मेरे पीपीटी के स्क्रीन में सबसे पहला जो स्लाइड शेयर किया गया है, ये इस उद्देश्य किया गया है कि अभी हमारे गुरुदत्ता सर ने आप सबको बताया कि देखो दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में कुछ दिक्कतें आ सकती है, लेबर का शॉर्टेज है, और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अनुज दीक्षित जी, आपके द्वारा स्क्रीन पे बार बार शेयर किया जा रहा है, शायद गलती से होता होगा, तो आप थोड़ा ख्याल रखिए कि स्क्रीन पे कोई शेयर ना कीजिए अनुज जी। तो देखिए, क्या होता है कि बीजोरीच, चाहे वो धान की फसल के लिए, गेहूं की फसल के लिए हो, या फिर हमारे ऑयल सीड और पल्सेस क्रॉप्स के लिए हो, दोस्तों इसके रिजल्ट्स तभी अच्छे आते हैं जब इसमें बैक्टीरिया जो रहते हैं वो बहुत फ्रेश रहते हैं, और इसलिए कंपनी की बार बार कोशिश रहती है, देखो दोस्तों, कि जो भी चीज किसान के पास जाने वाली है वो फ्रेश होनी चाहिए। और हमने वो कोशिश भी लगातार की है कि आपके पास जितना भी माल आया जाएगा वो फ्रेश आ जाएगा। ये स्लाइड को शुरू में ही दिखाने का मकसद ये है दोस्तों कि आपका अगर ठीक ठाक आपके जरिए रिस्पांस मिल गया तो आपको सही समय पे अच्छा फ्रेश माल, और जो किसान को रिजल्ट्स बहुत अच्छे तरह से दिखाएगा, उस तरीके का माल देने की जिम्मेदारी हमारी है, उस तरीके का मटेरियल देने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसीलिए मेरी सबसे पहले शुरू में ये विनती होगी कि जो भाई लोग आने वाले सीजन में सोयाबीन हो, उड़द हो, मूंग हो, मूंगफली हो, या फिर कल का जो मैंने सेशन लिया था धान हो, इस फसल के लिए जो हमारे भाई लोग सीड ट्रीटमेंट के ऊपर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन सबको फिर से एक बार विनती करता हूँ कि मेरे ख्याल से गुरुदत्ता सर ने अभी बोला है कि 20 तारीख तक एडवांस बुकिंग का कुछ समय दिया है, तो जिन जिन लोगों को ये लगता है आप आपके फ्रेंचाइजी के जरिए, सुपर फ्रेंचाइजी और सुपर फ्रेंचाइजी के जरिए कंपनी तक इसका बुकिंग करें, शुरू में ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए, आज का जो अपना सब्जेक्ट है वो है, स्क्रीन बार बार आप अगर शेयर करोगे दोस्तों, तो मुझे फिर से एक बार स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन पे जाना पड़ता है, और इसलिए मेरी विनती रहेगी कि आप खुद स्क्रीन के ऊपर कुछ मत शेयर कीजिए, ताकि मुझे फिर से बार बार मेरे स्क्रीन शेयरिंग के ऑप्शन के लिए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि धन्वंतरी ने सोयाबीन प्रोडक्शन में भी खुद की अपनी एक टेक्नोलॉजी तय की है, एक तकनीकी तय की है, जिसके जरिए हम भारत के किसानों को सोयाबीन जहर मुक्त कैसे हम उगा पाएंगे, रेसिड्यू फ्री सोयाबीन का प्रोडक्शन हम कैसे कर पाएंगे, इसके बारे में अभी आज हम जानकारी देने जा रहे हैं, और जिसके जरिए फिर आने वाले 15 दिन में जिस राज्यों में सोयाबीन की फसल बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, उन सभी राज्यों में आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये टेक्नोलॉजी हम अपने जो सभी महागुरु बैठे हैं उनके जरिए हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो शुरू में आज जितने भी भाई लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लीडर्स जुड़े हुए हैं, जितने भी किसान लोग जुड़े हुए हैं, इन सबको मैं विनती करूंगा कि धन्वंतरी के जरिए दी जाने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो पिछले 12 साल का, 20 साल का जो हमारा खेती का जो एक्सपीरियंस है हमारे सभी महागुरुओं का, एग्रीकल्चर का, उनको सबको इकट्ठा करके ये टेक्नोलॉजी तय की जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजी, कोई भी तकनीकी तय करते समय हम प्रकृति के खिलाफ कोई काम करने के लिए मंजूर नहीं है, हम प्रकृति के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। हम ये सोचते हैं कि कम खर्चे में किसान की ज्यादा से ज्यादा उपज कैसे आए। हम ये भी सोचते हैं कि धन्वंतरी के टेक्नोलॉजी के जरिए किसान जो है वो जहर मुक्त सोयाबीन पैदा कर पाए। हम ये भी सोचते हैं कि किसान की लागत खर्च कम हो जाए, इसीलिए एक एक टेक्नोलॉजी, एक एक तकनीकी जो धन्वंतरी के जरिए बताई जाएगी दोस्तों, किसान भाइयों, इसको ठीक से गौर से सुनो और इसको ज्यादा से ज्यादा आप अपने खेतों में करने की कोशिश करो। तो धन्वंतरी की सोयाबीन की टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले क्या है सोयाबीन की फसल, और पूरे विश्व में उसको एक अलग तरीके से क्यों देखा जाता है। ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, अमेरिका हो, चाइना हो,
इन सभी जगह पे जब भी सोयाबीन का प्रोडक्शन रहता है दोस्तों, तो 80% का जो सोयाबीन का जो उपयोग है वो खाने के लिए किया जाता है, चाहे वो जानवर के खाद के लिए किया जाए या इंसानों के खाद के लिए किया जाए, लेकिन इससे ज्यादा होता है। और 20% जो सोयाबीन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो दोस्तों ऑयल प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो एक बात हमारे दिमाग में तो एक बात फिट रहती है कि सोयाबीन यानी कि सोयाबीन ऑयल, लेकिन दोस्तों बहुत कम मात्रा में सोयाबीन का ऑयल के लिए है। 80% दुनिया में जो सोयाबीन का उपज ली जाती है, फसल ली जाती है, उसका 80% जानवरों के खाद के लिए, फूड प्रोडक्ट्स के लिए किया जाता है। और इसीलिए सोयाबीन की फसल के ऊपर बहुत बड़े बड़े देशों का ज्यादा ध्यान है। अभी आप सबको पता है कि सोयाबीन से खाली ऑयल बनता है, लेकिन शुरू में ही मैंने कुछ सोयाबीन के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाए हैं कि जिन प्रोडक्ट को लेके आने वाले दिनों में अगर ये प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूम होने वाले हैं कस्टमर द्वारा, तो कस्टमर की ये डिमांड रहेगी कि जो सोयाबीन से मैं सोया मिल्क ले रहा हूँ वो जहर मुक्त है क्या, जिस सोयाबीन से मैं सोया पनीर ले रहा हूँ वो जहर मुक्त है क्या, जिस सोयाबीन से मैं वे ले रहा हूँ जो पनीर बनाते हुए बनता है उसका एक अल्कोहलिक बिवरेज भी बनाया जाता है, एक ड्रिंक बनाया जाता है। तो दोस्तों ये तीनों चारों भी बाय प्रोडक्ट मैंने शुरू में ही आपको क्यों दिखाए हैं कि धन्वंतरी ने सोयाबीन प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी तय करते समय इस चीजों को ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया है, ताकि धन्वंतरी की तकनीक के द्वारा तैयार किए गए ये सोया मिल्क हो, टोफू हो, आने वाले दिनों में, टोफू यानी कि सोया पनीर, इस पनीर की डिमांड बहुत बढ़ रही है दोस्तों। दूध से जो पनीर बनता है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में अडल्ट्रेशन होता है। जो जो लोगों को फैट का प्रॉब्लम है वो सभी लोग दूध से बने हुए पनीर से ज्यादा सोयाबीन से बने हुए पनीर को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो दोस्तों आने वाले दिनों में धन्वंतरी किसान ग्लोबल मार्ट में इस प्रोडक्ट को भी हम बेचने वाले हैं। तो जो जो हमारे किसान भाई जैविक पद्धति से या फिर रेसिड्यू फ्री फार्मिंग की टेक्नोलॉजी से, धन्वंतरी की टेक्नोलॉजी से सोयाबीन का प्रोडक्शन करेंगे, उनका सोयाबीन का प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के लिए धन्वंतरी ग्लोबल द्वारा बायबैक लिया जाएगा। इसलिए मेरे को सबसे विनती है कि जो जो किसान भाई अच्छी तरीके से सोयाबीन की फसल उगाना चाहते हैं वो आज पूरा जो प्रेजेंटेशन है बहुत गौर से देखिए, एक एक छोटी छोटी चीजों को नोट कीजिए दोस्तों। ये चीजें आपके पास आ ही जाएंगी, लेकिन बहुत बार दूसरों का लिखा हुआ पढ़ने से ज्यादा हमने खुद ने जो लिखा है उसको हम ज्यादा ध्यान में रखते हैं। इसलिए हर एक जितने भी आज लोग जूम पे हैं, करीबन 100 से ज्यादा लोग यहाँ पे यूट्यूब पे है और करीबन 300 पार्टिसिपेंट्स अभी जूम पे है। तो 400 लोग आज भारत से बहुत अलग अलग राज्यों से इसको सुन रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को लेके आने वाले दिनों में डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। और इसीलिए सोयाबीन का कोई भी किसान, मैं बीच में इंदौर में एलडीपी के लिए गया था, इंदौर में सीहोर एरिया से हमारा एक किसान भाई है जो बहुत अच्छी तरीके से जैविक पद्धति से, ऑर्गेनिक पद्धति से सर्टिफाइड सीहोर के गेहूं का उपज बनाता है। इस साल लॉकडाउन के कारण हम उनकी फसल नहीं मंगा पाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर हम ज्यादा से ज्यादा सीहोर का गेहूं जो जैविक तरीके से उपज की है उसको हम बायबैक में लेने वाले हैं। तो दोस्तों अभी देखते हैं कि इंडिया का सिनेरियो क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण आज इंडिया का ये मैप देखोगे तो करीबन 6 से 7 राज्यों में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो है मध्य प्रदेश का। और इसलिए आज मैं विनती करूंगा जितने भी लोग मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं, कल मैंने उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, उन दोनों राज्यों का और छत्तीसगढ़ को मैंने ये किया था, लेकिन आज मैं ये देख रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश से जितने भी लोग सुन रहे हैं, सोयाबीन की फसल आपके लिए बिजनेस बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि सोयाबीन में पिछले 2-4 सालों में वातावरण के बदलाव से बहुत बड़ी मात्रा में कीट आ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में उसके ऊपर रोग का प्रादुर्भाव भी हो रहा है। तो दोस्तों किसान का रासायनिक कीटनाशक और रासायनिक फफूंदनाशक का खर्चा बढ़ रहा है दोस्तों। और बहुत बार क्या होता है कि फ्लावरिंग के सीजन में जैसे ही बारिश हो जाती है तो फ्लावर ड्रॉप हो जाते हैं और सोयाबीन की फसल की उपज में बहुत बड़ी मात्रा में कटौती आती है दोस्तों। तो आज मैं ये विनती करूंगा मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से, हमारे विदर्भ एरिया से जितने भी भाई लोग इसको सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए कौन कौन सी स्टेज में हमें क्या क्या काम करना है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखाऊंगा, ये मैं फिर से एक बार दिखाऊंगा, क्योंकि 60% जो ऑल इंडिया का जो सोयाबीन का एरिया है उसमें 100 में से 60% एरिया अकेले मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो मैं ये चाहूंगा
कि जिस प्रकार हम यूपी से और वेस्ट बंगाल से और छत्तीसगढ़ से बीजोपचार में धान की फसल में उम्मीद रख रहे, उस तरीके से हम कोशिश ये करेंगे कि मध्य प्रदेश में हम ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन के बीज में हम बीजोपचार की कोशिश रखेंगे। और इसमें हमारे लिए बेनिफिट क्या है दोस्तों, तो इस बार सोयाबीन के हार्वेस्टिंग के समय पे बहुत बड़ी मात्रा में बारिश होने के कारण जो भी बीज थोड़ा बहुत पैक हुआ है, उस बीज में बहुत अच्छी तरह से मॉइस्चर मेंटेन करके, मॉइस्चर घटा के कंपनियों ने पैक किया होगा। फिर भी हमारे खेत में वो फसल 3 महीने रहने वाली है, तो हम उसका रिस्क क्यों ले। बहुत बार अगर लॉकडाउन के कारण आपके पास अगर बीज ही नहीं पहुंचा है दोस्तों, किसान भाइयों, तो आपके पास अगर पिछले साल का कोई बीज पड़ा हुआ है, तो उस बीज को बीजोरिच और आरपीएस से अगर आपने ठीक तरीके से अगर उसको बीजोपचार किया, तो बीज की जो आपकी समस्या है आज कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, मूवमेंट कम है इसके वजह से, तो उसको आप बहुत अच्छी तरीके से सुलझा सकते हो। और इसीलिए मेरी कोशिश है, आज 60% एरिया मध्य प्रदेश का है, बाकी बचा हुआ 40% में 30% अकेले महाराष्ट्र का है। फिर राजस्थान और बाकी के छोटे छोटे राज्यों में सोयाबीन की फसल ली जाती है। तो फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश छोड़ के कौन से ऐसे राज्य है जिसमें सोयाबीन की फसल ली जाती है और वहां पे भी हमारे लोग काम कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको एरिया दिया है दोस्तों। अभी देखिए, मध्य प्रदेश में 30 जिलों में सोयाबीन की फसल की लागत होती है दोस्तों। कितने जिलों में? 30 जिलों में। और ये जो 30 जिले, वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, बुआई की जाती है, लेकिन 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया कौन कौन से जिले में है, तो वो 30 जिले हैं। उन 30 जिलों में आपको ध्यान में आ जाएगा करीबन 1 लाख एकड़ से ज्यादा क्षेत्र है। तो 30 लाख एकड़ का एरिया हमारे हाथ में है मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 20 लाख एकड़ का एरिया हमारे हाथ में है। राजस्थान में झलावार, बरान, प्रतापगढ़, कोटा और बूंदी, इस एरिया में भी बहुत अच्छी तरीके से सोयाबीन की फसल होती है। छत्तीसगढ़ में एक ही जिले में जो राजनांदगांव है, मैंने यहाँ पे जानबूझ के ये सभी डिस्ट्रिक्ट दिए क्योंकि छत्तीसगढ़ से राजनांदगांव में हमारी बहुत अच्छी टीम है। तो जिस तरीके से राजनांदगांव की टीम धान के ऊपर काम करती है, उस तरीके से राजनांदगांव की टीम ने सोयाबीन की फसल के ऊपर भी काम करना चाहिए। कर्नाटका में बेलगम और बीदर, ये दोनों भी स्टेट में हमारा बहुत बड़ा काम है। और हमारे डॉक्टर सोनोने सर की, सोमनाथ वाडकर सर की टीम इस एरिया में है। तो हम ये चाहेंगे कि इस एरिया से भी हम सोयाबीन की फसल को गौर से देखें। और तेलंगाना में आदिलाबाद और निजामाबाद, तो तेलंगाना में हमारे रमन्ना सर हो, सोमैया सर हो, इन सब की टीम वहां पे है। तो ये लोग ध्यान में देखिए, ये 2 जिलों में हम सोयाबीन की फसल के ऊपर बीजोपचार को कैसे पहुंचाए। तो दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट है आप ध्यान में रखी है, उज्जैन से लेके छतरपुर तक मध्य प्रदेश में ये जो सभी डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी जिलों में हमें काम करने की पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी है। अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम इसको किस तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी मात्रा में अगर हम सोयाबीन में भी हो सके तो काम कर पाएंगे। क्या है धन्वंतरि की टेक्नोलॉजी? सबसे पहले जिस प्रकार मैंने आपको बोला था कि जिस प्रकार धान के फसल से पहले खेतों में हल चलाते हुए, जुताई करते हुए, अच्छी तरह से मिट्टी की मशागत करते समय किसान भाई लोग जो पूरी तरीके से पूरे साल भर उन्होंने जो गोबर इकट्ठा किया है उसको फैलाने का काम करते हैं। तो फिर से एक बार सोयाबीन के टेक्नोलॉजी में भी हमें ये पता होना चाहिए कि सोयाबीन की फसल की बुआई करने से पहले हमारा किसान उसके खेत में गोबर डालने वाला है। तो सोयाबीन में भी सेम टेक्नोलॉजी है कि जो जो सोयाबीन के किसान उनके खेतों में गोबर डाल रहा है, हमारा एक ही मकसद है, गोबर को जैविक खाद में परिवर्तित करो ताकि सोयाबीन की फसल में खरपतवार कम आए। गोबर को जैविक खाद में परिवर्तित करें ताकि सोयाबीन की फसल में फफूंद कम आए। गोबर को खाद में परिवर्तित करें ताकि सोयाबीन की फसल में सफेद गिडार कम आए। और गोबर को खाद में परिवर्तित करें ताकि अगर बारिश रुक गई, ड्राई स्पेल आ गया, फ्लावरिंग के समय में थोड़ा स्ट्रेस आ गया, फिर भी अपनी जो फसल है ये गोबर से मिले हुए न्यूट्रिशन के जरिए अच्छी तरह से वहां पे लगे। गोबर को खाद में परिवर्तित करें ताकि जो कुछ बीजोरिच द्वारा जितने भी सूक्ष्म जीव हमारे खेतों में जा रहे हैं, मिट्टी में जा रहे हैं, उनको हम ठीक तरीके से खाद देने की कोशिश करेंगे। उनके लिए रहने का अच्छा इंतजाम करें ताकि बीजोरिच के जरिए, बैक्टीरिया के जरिए जितने भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फसल में जा रहे हैं जो हमारे लिए उपयुक्त है, उनको हम अच्छे तरीके का वातावरण वहां पे करते हैं।
तो सबसे पहले सोयाबीन की टेक्नोलॉजी में आज हमें क्या काम करना है, जितने भी लोग सोयाबीन के किसानों में जाके किसानों के बीच में जाके काम करना चाहते हैं, कल के कल आपका मैसेज आपके किसानों तक पहुंचना चाहिए कि आप अगर जून के पहले हफ्ते में, जून के दूसरे हफ्ते में अगर आप सोयाबीन की बुआई करने जा रहे हो तो आज समय है कि जो गोबर आप आपके खेतों में डालोगे उसको 10-15 दिन पहले हमारे कंपोस्ट से जैविक खाद में परिवर्तित करो। दोस्तों ये पहला मैसेज आपके जरिए किसानों को जाना चाहिए। उसके बाद कल जो मैंने बात आपको कही थी कि हम धन्वंतरी पूरी तकनीकी देने वाली कंपनी है। धन्वंतरी कोई एक इनपुट, कोई एक उत्पाद किसान के पास जाने वाली कंपनी नहीं है दोस्तों। धन्वंतरी के जरिए हम बीजोपचार से लेके कटाई तक और कटाई से लेके पैकेजिंग तक हर एक समस्या का हल देने वाली कंपनी है दोस्तों। और इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप ये प्रयास करें, अगर धन्वंतरी के सभी उत्पादनों का अच्छी तरह से किसानों में हमें रिजल्ट दिखाना है तो उसकी पहला जो कदम है वो है बीजोपचार। और दोस्तों इसीलिए बीजोरिच का लास्ट ईयर का जो वीडियो बनाया गया था उसको ढूंढो, फिर से उसको बाहर निकालो, अगर आपके पास नहीं है तो आपके अपलाइन से मंगाओ, लेकिन वो जो वीडियो है वो वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी फैलाना शुरू करो, ताकि वो वीडियो देखने के बाद ये 4-5-6 दिन जो आपको दिए हैं एडवांस बुकिंग के लिए, अगर 6 दिन हर बार आपके व्हाट्सएप स्टेटस से, आपके फेसबुक स्टेटस पे अगर बीजोरिच और आरपीएच के बीजोपचार का आपने रख दिया तो किसान भाई लोग जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, जो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, जो स्टेटस देखते हैं, वो जरूर आपको फोन करेंगे। देखो किसानों के जो भी लड़के आज खेती में आ रहे हैं दोस्तों, किसान भाई जो हमारे जो युवा किसान भाई है वो भी डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको 6 दिन में कितना बुकिंग करें, ये जो अभी कंपनी ने टारगेट दिया है कि 20 तारीख तक आपको बुकिंग करना है, तो फिर बीजोरिच जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। तो ये 6-7 दिन का आपके पास जो समय मिला है दोस्तों, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपके व्हाट्सएप स्टेटस, आपके डीपी के ऊपर, आपके फेसबुक स्टेटस के ऊपर, जहां हो टेक्स्ट एसएमएस के जरिए, व्हाट्सएप वीडियो के जरिए आप सीड ट्रीटमेंट को प्रमोट करो, ताकि फिर बीजोरिच आरपीएस कितना मंगाना है ये आपको समझ में आ जाएगा, कंपोस्ट रिच कितना मंगाना है ये आपको समझ में आएगा। सेम है बीजोपचार, सेम धान जैसा ही बीजोपचार है, लेकिन धान के लिए जो बीजोरिच है वो अलग है और हमारे सोयाबीन के लिए, दलहन तिलहन के फसल के लिए जो बीजोरिच है वो अलग है दोस्तों। और इसीलिए आप बीजोरिच का बुकिंग करते समय एक बात ध्यान में रखो, उसके सामने फसल का नाम रखो, या फिर दलहन तिलहन की फसल के लिए चाहिए या धान की फसल के लिए चाहिए, क्लियर कट करो। नहीं तो किसान होगा धान का और आप बीजोरिच मंगाओगे दलहन तिलहन का, कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हर एक फसल का जो है बीजोरिच अलग सेगमेंट का है। तो दोस्तों क्या है हमारा बीजोरिच का, ये है 250 ml बीजोरिच और 250 ml आरपीएस, ये 500 ml का जो पूरा लिक्विड है, ये फिर भी सोयाबीन की भी बीज की मात्रा उतनी है दोस्तों। पर एकड़ में सोयाबीन की 25 से 30 किलो का बीज इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जो सोयाबीन हमारे किसान भाई ने 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए क्विंटल किलो से बेचा है, आज न्यूज में का मैं ये नहीं बताऊंगा, कल ही गुरुदत्ता सर ने मुझे एक न्यूज ये की थी, फॉरवर्ड की थी कि जिस प्रकार से खाद के दाम बढ़ने वाले हैं उस प्रकार शायद इस बार सोयाबीन के बीज के भी दाम बढ़ेंगे। अगर बीज के दाम बढ़ने वाले हैं, बीज के दाम अगर 1.5 गुना बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों जो 40-50 रुपए में हमने बीज सोयाबीन बेचा था वही करीबन हमें 80 रुपए से 100 रुपए किलो से फिर से एक बार लेना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि 500 रुपए का हमारा बीजोपचार का तकनीकी इस्तेमाल करो, 25-30 किलो आपके ही घर में जो पड़ा हुआ सोयाबीन है उसका इस्तेमाल करो। लेकिन इससे पहले एक जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको गौर से देखिए, सुनिए, गौर से सुनिए। देखो अगर आपको सोयाबीन का बीज घर में पड़ा हुआ ही इस साल इस्तेमाल करना है दोस्तों, तो एक गनी बैग का टुकड़ा लीजिए, जूट बैग जो आपके घर में पड़ी रहती है, जो पैच के लिए, जो आपके धान के लिए, सोयाबीन के लिए आपने मंगाई थी, प्लास्टिक की नहीं, जूट की बैग, जूट की एक गनी बैग ले लो, उसके 2 टुकड़े कर दो और एक टुकड़े में अच्छी तरीके से 100 बीज रखो, उसको थोड़ा बीजोरिच, थोड़ा सा आरपीएस लगाओ और अच्छी तरह से उसको पूरी तरह से बीजोपचार करके ये 100 बीज रखो, उसको ठीक तरीके से रोल करो और इस रोल के ऊपर, जूट बैग के रोल के ऊपर 4-5 दिन पानी छिड़कते रहो।
5-6 दिन के बाद वो खोलो तो आपको पता चलेगा कि सभी सोयाबीन के बीज अंकुरित हुए हैं। तो फिर जो 100 बीज आपने रखे थे उसको गिनो, अंकुरित कितने हुए हैं। अगर वो 80 अंकुरित हुए हैं, 70 से 80 के बीच में अंकुरित हुए हैं, तो आप सोयाबीन की बीज की मात्रा 30 किलो ले लो, कोई बात नहीं। अगर वो 60 से 70 के बीच में अंकुरित हुए हैं, तो 30 किलो की बजाय आप जो आपके घर में पड़ा हुआ जो बीज है ये 35 किलो ले लो। और 60 के नीचे अगर आपके बीज अंकुरित हुए हैं तो मेरी सबसे विनती होगी दोस्तों, वो बीज मत ले लो, वो बीज मत ले लो। कहीं भी कोशिश करो और बाजार से नया बीज लाओ, ताकि आगे चल के फसल की जो उपज है उसमें कटौती ना आ जाए। तो दोस्तों सीड ट्रीटमेंट में आपको एक बात ये ध्यान से रखनी है, फिर से एक बार, च्यूड बैग में अच्छी तरह से बीजोरिच थोड़ा लेना है, आरपीएस थोड़ा लेना है, 100 बीज को अच्छी तरह से बीजोपचार करना है, उसको सुखाना है। जूड बैग में एक के नीचे एक के नीचे एक 10, ऐसे 10 × 10 100 सीड रखो और उसको राउंड रोल करो, उसको डोरी से बांध दो और उसके ऊपर पानी छिड़कते रहो अच्छी तरीके से। 3-4-5 दिन पानी छिड़कते रहो। 5 दिन के बाद वो पूरी तरह से ओपन करो, आपको पता लगेगा कि उसमें जितना भी अंकुरित हुआ बीज है वो कितने हुए हैं। मैंने जिस तरीके से आपको प्रोपोर्शन बोला है आपको कोई दिक्कत नहीं। 80-85% हो गया, पूरी 25 से 30 किलो ही इसको 30 किलो ही इस्तेमाल करो। लेकिन 60 से नीचे अगर आता है तो मत करो। 60 के 70 से बीच में है तो 30 की जगह आप 35 किलो तक जाओ। तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखो। अपनी सीड ट्रीटमेंट को फिर से एक बार पब्लिसिटी दे दो, आपके डीपी पे, फेसबुक पे, सभी जगह पे करो, क्योंकि हमारा मिशन सोयाबीन के फसल में भी 1 लाख सीड ट्रीटमेंट का है और जिसमें हम उम्मीद रख रहे हैं महाराष्ट्र की टीम से और एमपी की टीम से ज्यादा। ये दोनों टीम मिला के भी अगर काम हुआ तो दोस्तों 1 लाख सीड ट्रीटमेंट हम सोयाबीन के फसल में ले ही पाएंगे। क्यों ले पाएंगे? क्योंकि जिस प्रकार से एरिया मैं आपको अंत में दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली ये हो सकता है। दोस्तों हो सके जिस जिस एरिया में सोयाबीन की फसल लगाई जाती है, हर एक एरिया में आपके एरिया में अभी से ही बीजोपचार को प्रमोशन चालू करो, ताकि आपको पता चलेगा कि डेफिनेटली आपका अच्छी तरीके से काम हुआ है। अब हो गया दोस्तों, देखो सोयाबीन की फसल की जो बुवाई की जाती है, बहुत बार बैल के हल से ज्यादा अभी ट्रैक्टर माउंटेड फूड प्लांटर आ गए हैं। ये देखिए मैंने स्क्रीन पे जो प्लांटर दिखा है इसको बीबीएफ बोलते हैं, ब्रॉड बेड फरो का प्लांटर। इसके पीछे मकसद क्या है? इस इंस्ट्रूमेंट्स को प्रमोट करने का जो मकसद है गवर्नमेंट का भी, कि देखिए दोस्तों सोयाबीन की फसल की बुवाई होने के बाद कभी कभी बारिश अचानक से रुक जाती है और जो फसल सोयाबीन की फसल बारिश के पानी के ऊपर डिपेंड है उसमें बहुत बार फिर दिक्कत आ जाती है। और दूसरा, कभी कभी पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि 1 घंटे में 2 घंटे में इतनी बारिश हो जाती है कि खेतों में पानी इतना अटक जाता है कि 3-4 दिन में खेत से पानी ही नहीं निकलता है। तो 6-7वें दिन पता चलता है कि सोयाबीन की पूरी फसल जो है वो पीली पड़ गई और इसके कारण सोयाबीन की फसल में नुकसान हो गया। दोनों भी दिक्कतों को हल जो है वो है ब्रॉड बेड फरो का प्लांटर दोस्तों। और इसलिए जिन किसान भाइयों के संपर्क में आप आ जाएंगे उनमें ये तकनीकी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए, एक तो 1 एकड़ की बुआई करने में इससे ज्यादा से ज्यादा आधा से 1 घंटा लग जाता है। 1 घंटे के अंदर पूरी बुआई हो जाती है। जिस प्रकार से ये जो बेड बनते हैं दोस्तों, आप अगर ये बेड देखोगे तो ये बहुत बड़ा बेड बन गया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बेड बन गया है। और इस बेड के कारण हर एक चीजें से यहाँ से ये 4 लाइन सोयाबीन की लग गई दोस्तों। और ये 4 लाइन में सोयाबीन के बीज और उसके साथ में एक खाद चला गया है। और खाद जाने के कारण जहां पे सोयाबीन का बीज है वहीं पे ही खाद गया है, तो अच्छी तरीके से खाद सोयाबीन को मिलता है और सोयाबीन की फसल अच्छी आती है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये जो यहाँ पे बहुत बड़ा जो रीज निकला हुआ है, यहाँ पे एक रीज है। इन दोनों रीजों का फायदा क्या है दोस्तों? यहाँ पे तो कोई बुआई नहीं हुई है, लेकिन इसका फायदा क्या है? अगर बहुत बारिश हो गई तो इसके बीच में पानी अटक जाता है और यहाँ पे रेज बेड होने के कारण सोयाबीन की जो पौधे हैं उनकी जड़ों को तकलीफ नहीं आती। और कम भी बारिश हो गई तो इसमें जो पानी अटका पड़ा हुआ था, जो कुछ पानी हमने दिया था, इसके कारण मॉइस्चर मिल जाता है। और अगर पानी बहुत ही बारिश का ड्राई स्पेल आ गया, 2 बारिश के बीच में बहुत बड़ा अंतर पड़ गया है, तो आपके पास में जो सिंचन सुविधा है उसके जरिए खाली इन दोनों लाइन को ही आपको पानी देना है हर बार। ये 4 छोड़ के 1 लाइन को पानी, ये 4 छोड़ के 1 लाइन को पानी, तो कम पानी में भी आप पूरे 1 एकड़ के फसल को कम सिंचाई में भी सोयाबीन की फसल बचा सकते हो।
तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी को मैंने क्यों यहाँ गौर से आपको बताया है, ताकि दोस्तों देखो सोयाबीन में जो खाद डाला जाता है वो खाद इसी समय पे डाला जाता है, बाद में ज्यादा खाद डाला नहीं जाता, डालते ही नहीं है अगर इस टेक्नोलॉजी से गए तो जो कुछ खाद इस जरिए गया है दोस्तों, इसके साथ में ही अपना आरपीएस ग्रैन्यूल प्रमोट करो, बाद में आरपीएस ग्रैन्यूल जाने वाला नहीं है। तो जिन जिन लोगों को सोयाबीन की फसल में काम करना है, इस प्रकार से बुआई हो रही है या सीधा बैल के हल से भी बुआई हो रही है, फिर भी उस समय पे जो खाद डाला जाता है केमिकल का खाद, उसमें आरपीएस 76 का ग्रैन्यूल दे दो दोस्तों। सोयाबीन की फसल में 1 एकड़ में करीबन 2 बैग डीएपी के डाले जाते हैं दोस्तों। शायद इस साल डीएपी की जो कॉस्ट है दोस्तों, करीबन मेरे अंदाज से 1800 से 1900 रुपए 50 किलो की बैग जाने वाली है दोस्तों। 2 बैग को डाल के भी उतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं दोस्तों। तो हमारे पास क्या है दोस्तों, अगर 1 बैग डीएपी के आप काम कम करोगे किसान की, तो 1900 रुपए का 5 किलो का आरपीएस का ग्रैन्यूल उसको थमा दो। मैं आपको कॉन्फिडेंटली ये बताऊंगा कि 1 बैग के डीएपी में, मैं तो डीएपी के खिलाफ ही हूं, डीएपी से ज्यादा प्रॉम जो फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर है, बुल्ढाना में ही लास्ट ईयर हमारे कोमल सिंह चौहान सर के टीम के जरिए हमने एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं, उनके खेत में बीजोपचार के लिए ये भेजा था और उनके साथ में प्रॉम भी भेजा था। तो दोस्तों उनकी फसल हर साल जितनी आती है उससे दुगनी आई थी। बहुत बड़े साइंटिस्ट है वो, उनके खेतों में ये लास्ट ईयर में देखा है। तो उनका खेत में फिर से एक बार हम इस साल भी बीजोपचार करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो कि अगर सोयाबीन के खाद की 1 डीएपी की बैग हम कम कर पाएंगे और उसके साथ में अपना आरपीएस 76 का 5 किलो का ग्रैनोल अगर किसान को मिक्स करके दे देंगे, तो दोस्तों डीएपी से उसका जो खर्चा बढ़ने वाला था वो हमने सेम कर दिया। खर्चा बढ़ा है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर भी 1 बैग डीएपी की कम करते हुए भी हम किसान की उपज जो है उसको बढ़ाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कहूंगा। तो दोस्तों पहले कंपोस्ट रिच का इस्तेमाल गोबर में, उसके बाद बीजोपचार करना है बीजो रिच और आरपीएस से, और उसके बाद हमें खेत में बुआई के समय डालने वाले रासायनिक खाद को कम करके अपना आरपीएस 5 किलो का ग्रैन्यूल देना है दोस्तों। डॉक्टर पाटिल सर ने जानबूझ के और किसानों की ये देख के हुए आरपीएस 76 ग्रैन्यूल का जो 5 किलो का पैकिंग अभी किया है, और इससे बहुत अच्छी किसान की भी बचत हो रही है और किसान के रिजल्ट्स भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, सोयाबीन की फसल में जितनी मात्रा में रस चूसने वाले कीटे आते हैं, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, सोयाबीन की फसल में एक सबसे दिमाग चाटने वाली जो कीड़ आती है वो जो है वो है तना मक्खी, तने में आने वाली मक्खी। और तने में आने वाली जो मक्खी है, उस मक्खी का प्रकोप अगर सोयाबीन की फसल में बहुत बढ़ गया दोस्तों, तो सोयाबीन की फसल में 30 से 40% की उपज की कटौती आ जाती है दोस्तों, नुकसान हो जाता है। और इसीलिए मेरी ये सबसे विनती होगी दोस्तों, 1 एकड़ में ट्रैपोरिच के खाली 2 बॉक्स लगने वाले हैं, यानी कि अगर हम कॉस्ट का पूरा हिसाब कर देंगे तो ज्यादा से ज्यादा 550 से 600 रुपए का खर्चा आने वाला है दोस्तों। लेकिन ये 600 रुपए का खर्चा आने वाले पूरे फसल में 3 महीने के फसल में आपकी 6000 रुपए की कीटनाशक की दवाई का खर्चा कम कर पाएगा दोस्तों। इसीलिए बुआई के बाद जैसे ही सोयाबीन की फसल अंकुरित हो जाती है, खेत में सोयाबीन की फसल दिखना शुरू हो जाता है दोस्तों, तुरंत अपना ट्रैपोरिच 2 बॉक्स पर एकड़, 2 बॉक्स यानी कि पर एकड़ 20 ट्रैप्स लगने चाहिए, 10 नीले और 10 पीले, ये लगने ही चाहिए दोस्तों। क्योंकि तना जो मक्खी है, तने में छेद करने वाली जो मक्खी है, उस मक्खी की जो इल्ली है, इस मक्खी को ही अटकाने का काम हमारा पीला ट्रैप करता है। यहां पे मैं एक बात आपको कहूंगा, नीले ट्रैप के ऊपर रस चूसने वाले कीड़ों में जो थ्रिप्स जो कीड़ा आ जाता है, जिसको हम फुल कीड़ बोलते हैं, उसको अटकाने का काम हमारा नीला ट्रैप करता है। और इसीलिए दोस्तों मैं सबसे विनती करूंगा, जैसे ही सोयाबीन की फसल अंकुरित हो जाती है, जैसे ही अंकुरित होना दिखती है, हमारे लिए मैंने जानबूझ के बैकग्राउंड में जो इमेज डाली है दोस्तों, ये अगर देखोगे तो बहुत बड़ी मात्रा में इल्लियों का प्रकोप आपके इसमें दिखा। और इस तरीके से आपको आपकी फसल का जो पिक्चर है वो देखना नहीं चाहिए, तो आपको ट्रैपोरिच को आजमाना ही होगा, ट्रैपोरिच को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अंकुरित होने के तुरंत बाद
5, 10%, 15% जैसे ही आपके खेतों में सोयाबीन का अंकुरण शुरू हो जाता है, आपको तुरंत ट्रैपोरिच लगाना है दोस्तों। अब देखिए, कीटकों में जो दो प्रकार है, कीटकों में जो दो प्रकार है, पहला प्रकार है रस चूसने वाले कीटे। और रस चूसने के वाले कीटों में माहू हो, फुलकीड़ हो या सफेद मक्खी हो, तीनों भी कीटकों का बहुत बड़ी मात्रा में सोयाबीन की फसल के ऊपर प्रकोप हो जाता है दोस्तों। वातावरण में बदलाव आ गया, नमी बढ़ गई, बारिश हो गई और कड़ी धूप निकल गई, तो ये तीनों भी रस चूसने वाले कीटकों की जो संख्या है वो ये तुरंत बढ़ जाती है। और फिर इससे क्या होते हैं, फूल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन वायरल डिसीजेस भी सोयाबीन की फसल में आ जाता है, जिसको येलो मोजैक बोलते हैं हम। ये भी सोयाबीन की फसल में जो पीले रंग का मोजैक है ये भी बढ़ जाता है। और इसीलिए इसके अटकाव के लिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बोला कि ट्रैपोरिच लगाना जरूरी है, उसके बाद ट्रैपोरिच लगाने के बाद भी अगर थोड़ी फार मात्रा में आपको अगर कहीं पे ये दिखाई दिया कि सोयाबीन की फसल के ऊपर ये 3 रंग के कीटे आ गए हैं, तो आपको सबसे पहले तो सोयाबीन के अंकुरण के बाद जो भी अमावस आती है, आपको उसके ऊपर कीट का प्रकोप हो या नहीं हो या नहीं हो, आपको इम्यूनोरिच अल्ट्रा को स्टिकोरिच के साथ मिक्स करके छिड़काव करना ही है दोस्तों। बात ध्यान में रखो, अंकुरण के बाद जो भी अमावस आती है उसके पहले दिन या अमावस के दूसरे दिन या अमावस के दिन, इन 3 दिनों में आपको आपके खेतों में कीटकों का प्रकोप हो या ना हो, इम्यूनोरिच अल्ट्रा और स्टिकोरिच, इम्यूनोरिच अल्ट्रा आपको लेना है 500 ml, स्टिकोरिच लेना है 50 ml, 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में छिड़काव करना है। शुरू में अंकुरण के समय शायद 100 लीटर ही पानी लगता है छिड़काव के लिए 1 एकड़ में, तो आपको इम्यूनोरिच अल्ट्रा 250 ml का ले लो और स्टिकोरिच आधा 25 ml ही ले लो और 100 लीटर का छिड़काव अच्छी तरह से आपके खेत में करो दोस्तों। उसके बाद अगर वातावरण में बहुत बड़ी मात्रा में बदलाव आ रहा है, रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप फिर भी बढ़ रहा है और हमारी फसल थोड़ी बहुत पीली दिख रही है दोस्तों, तो फिर सेकंड स्प्रे के लिए हमें क्या करना है, अभी तो इम्यूनोरिच का पहला स्प्रे हो गया, तो दूसरा स्प्रे हमें लेना है सिल्कोरिच का। सिल्कोरिच अगर उस समय तक हमारा पानी अगर 150 लीटर बन रहा है, तो उस समय पे आपको सिल्कोरिच लेना है 2.5 से 5 ग्राम तक, और उसके साथ में स्टिकोरिच इस्तेमाल करो 50 ml 200 लीटर पानी में, और सिल्कोरिच का छिड़काव करो दोस्तों। सिल्कोरिच से 2 चीजों का हमें कंट्रोल आ जाएगा। शुरू में जैसे ही अंकुरण होता है, अंकुरण से 1 महीने तक बहुत बड़ी मात्रा में रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप होता ही है, लेकिन तना मक्खी जो है, तना छेद करने वाली मक्खी है, और एक चक्रभुंगा उसके ऊपर बहुत बड़ी मात्रा में आता है। ये दो जो कीट है, ये हमारे विदर्भ रीजन में भी बहुत तकलीफ दे रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो अगर उसका कोई थोड़ा बहुत प्रादुर्भाव शुरू हो गया है, प्रकोप शुरू हो गया है, तो दूसरा इम्यूनोरिच के बाद आपको स्प्रे जो रेकमेंड करना है किसानों को, वो है सिल्कोरिच का, जिससे रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप भी अटकाव में आ जाएगा, तना मक्खी का भी प्रकोप अटकाव में आ जाएगा, चक्रभुंगा का भी प्रकोप अटकाव में आ जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, सिल्कोरिच को जैसे ही आप छिड़काओगे, सिलिकॉन की वजह से जो पीली पड़ी हुई फसल है उसकी पूरी तरह से हरी हो जाएगी। उसके साथ में आप आरपीएस ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इसके साथ में आरपीएस भी आप 2.5 ml से ले लो, सिल्कोरिच प्लस आरपीएस। इम्यूनोरिच के साथ भी आप इम्यूनोरिच प्लस आरपीएस। देखो उस समय पे किसान की मानसिकता क्या है। बहुत बार क्या होता है, किसान को अगर कीट अटकाव करना है, तो उस समय पे कीट अटकाव के लिए उसकी अगर मानसिकता है कि नहीं मुझे कीट अटकाव का ही चाहिए तो इम्यूनोरिच, लेकिन उसको समझाओ कि फसल भी पीली पड़ रही है, अगर आपको फसल में सही में अगर अच्छा हरापन दिखाना है तो छिड़काव में आप आरपीएस भी इस्तेमाल करो। तो पहला स्प्रे इम्यूनोरिच अल्ट्रा का, दूसरा स्प्रे सिल्कोरिच का। दोस्तों बारिश बहुत अच्छी मात्रा में है, बादल छाए हुए हैं, नमी अच्छी है, खेत में नमी, मिट्टी में भी नमी अच्छी है और वातावरण में भी नमी अच्छी है, और सभी एरिया में बहुत बड़ी मात्रा में इस कीट का प्रकोप बढ़ रहा है, रस चूसने वाले कीटकों का। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा जो ब्रह्मास्त्र है वो है क्रॉप गार्ड। क्रॉप गार्ड में दिए गए सभी जो फफूंद हैं, सोयाबीन के रिजल्ट क्रॉप गार्ड के विदर्भ एरिया से ही पहली बार आए थे, और विदर्भ के टीम ने हमें बोला कि सर बहुत बड़ी मात्रा में हमें क्रॉप गार्ड के अच्छे रिजल्ट्स मिले, इसलिए आई एम डैम श्योर अबाउट क्रॉप गार्ड प्रोडक्ट।
कि क्रॉप गार्ड वातावरण में नमी है, मिट्टी में नमी है, रात के समय पे, शाम के समय पे 5-6 से बीच में अगर आपने सोयाबीन की फसल के ऊपर क्रॉप गार्ड की अच्छी तरह से इससे छिड़काव किया, बहुत बड़ी मात्रा में प्रकोप है आपकी फसल के ऊपर रस चूसने वाले कीड़ों का या अलग अलग कीटकों का, तो क्रॉप गार्ड पूरी तरह से 750 ml 150 से 200 लीटर पानी में इकट्ठा करो। अच्छे रिजल्ट के लिए उसमें एक आधा लीटर का कच्चा दूध डालो और ये 150 लीटर या 200 लीटर पानी में इकट्ठा करके छिड़काव करो दोस्तों। दूध के कारण से जितने भी हमारे बेनिफिशियल फफूंद क्रॉप गार्ड में दिए गए हैं वो अच्छी तरह से पूरे पत्तों के ऊपर फैल जाएंगे, जिसके कारण रस चूसने वाली कीट हो या फिर तना मक्खी हो, तना छेद करने वाली जो छोटी इल्ली है, इसका अच्छी तरह से हमें अटकाव मिलेगा दोस्तों। तो ये रस चूसने वाले कीटकों का हो गया। अब उसके बाद सबसे दिमाग में पूरी तरीके से दिमाग पकाने वाली, किसान को त्रस्त करने वाली जो दोस्तों कीट है वो है तना मक्खी। आज भी आप सोयाबीन की फसल में जब भी देखोगे तो सबसे ज्यादा किसान इस कीट से त्रस्त है दोस्तों। और सौभाग्य से सबसे अच्छा तरीका जो है ये पीले रंग की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो मक्खी है, हमारे घर में जो मक्खी रहती है इससे थोड़ी सी बड़ी मक्खी है और इसका जो मुंह है ये लाल रंग का है दोस्तों। हमारे घर में जैसी मक्खी रहती है सेम तरीके की मक्खी है। ये मक्खी क्या करती है, दो पत्तों के बीच में जहां पत्ता तने को जुड़ा हुआ है इसके बीच में या पत्तों के नीचे अंडा डालती है। अंडे से जैसे ही सुंडी निकलती है, पत्ता और तने के मोड़ में जहां पे जगह है वहां को काटती है और तने के अंदर चली जाती है। ऊपरी हिस्से से जैसे ही तने के अंदर चले जाते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे पूरे तने में ये अंदर से उसको खा डालती है और इसके कारण जितना भी न्यूट्रिशन जड़ों द्वारा पौधे को मिलना चाहिए वो पूरा बंद हो जाता है और पौधे फिर पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों अभी मक्खी ने जो इल्ली तैयार की है, जो पहले अंडा दिया उसके बाद इल्ली तैयार हो गई, तो वो तो तने के अंदर चली गई। तने के अंदर जाने के कारण कौन सी भी कीटनाशक इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है दोस्तों। कौन सी भी कीटनाशक इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है दोस्तों। तो फिर हमारे लिए क्या है, हम ध्यान से किसानों को सबसे पहले ट्रैपोरिच लगाना बोल देंगे ताकि तना मक्खी आ भी गई तो वो ट्रैप्स की तरफ आकर्षित हो जाएगी। उसके बाद ये अंडा कब डालती है, तो अंडा डालने का जो इसका सीजन है, इसका जो समय है वो अमावस के 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद या अमावस की रात में, ये 4-5 दिनों में ही ये मक्खी ज्यादा अंडे डालती है। तो हमारे रिकमेंडेशन में ऑलरेडी हमने इम्यूनोरिच अल्ट्रा का स्प्रे रिकमेंड किया है। तो इम्यूनोरिच अल्ट्रा का स्प्रे रिकमेंड होने के कारण जैसे ही इस मक्खी ने तो अंडा पत्ते के ऊपर और तना और पत्ते के बीच में डाला है, तो सुंडी जो निकलेगी तो सबसे पहले पत्ते के ऊपर ही रहेगी, बाद में वो तने को छेद करके अंदर जाने वाली। तो इसके दौरान अगर हमारा इम्यूनोरिच अल्ट्रा कड़वापन वो अगर इल्ली ने चबा दिया तो वो इम्यूनोरिच अल्ट्रा के कारण तने को छेद करने की ताकत उसमें नहीं रहती है, क्योंकि उसके मुंह में तो कड़वापन चला गया, वो बिल्कुल वीक हो गई, वो कुछ खा नहीं पा रही है। वो तने को छेद क्यों करती है, तने को छेद करना यानी कि उसका खाना है वो, और खाना है इम्यूनोरिच अल्ट्रा जो है ये कड़वा होने के कारण वो खा नहीं पा रही है, उसके शरीर में कड़वापन गया है तो उसकी भूख कम हो गई, और भूख कम हो गई है तो उतने स्ट्रांगली वो तने को छेद नहीं कर पाती है दोस्तों। इसलिए इम्यूनोरिच अल्ट्रा का जो अपना रिकमेंडेशन है वो हमें किसी भी हालत में अमावस के उस समय पे देना है ताकि रस चूसने वाले कीटकों का भी अटकाव हो और ये भी हो। अगर इसका प्रकोप जो है अंकुरन के बाद पहले 1 महीने तक इसका प्रकोप बहुत ज्यादा रहता है दोस्तों, लेकिन अंकुरन से फ्लावरिंग के स्टेज तक की भी इसका प्रकोप कभी कभी दिखाया जाता है। तो हमारा तो पहला स्प्रे तो इम्यूनोरिच का है, उसके 10-15 दिन हम अगर प्रकोप कम नहीं हो रहा है रस चूसने वाले कीड़े के लिए तो हम तो सिल्कोरिच छिड़का रहे हैं, और सिल्कोरिच ना खाली रस चूसने वाले कीट को मारेगा बल्कि इस इल्ली को भी मारने की ताकत इसके बीच में रहती है। ताकि सिल्कोरिच जैसे ही हम छिड़काएंगे तो पत्ता जहां पे तने को जुड़ा हुआ है इसके बीच में सिलिकॉन अटका ही रहेगा, और अटका रहने के कारण जैसे ही सुंडी उस बीच में
अटकाव करने का, तने को खाने का प्रयास करेगी तो सिलिकॉन से कांटेक्ट आने के कारण उसकी स्किन फट जाएगी और वो सुंडी जो है, वो इल्ली जो है वो कंट्रोल हो पाएगी। और फिर भी वो अटकाव में नहीं आ रही है, बारिश के कारण सिलिकॉन धो के चला गया, इम्यूनोरिच का भी कड़वापन कम हो गया, तो तीसरा जो ब्रह्मास्त्र हमारे पास है वो है क्रॉप गार्ड। क्रॉप गार्ड तो फफूंद है, वो तो धोके जाने वाले नहीं है, बारिश से भी वो जाने वाला नहीं है, तो उस समय पे हमारे पास जो है वो है क्रॉप गार्ड। क्रॉप गार्ड का जो फफूंद है वो सभी जगह पे फैला होता है। जैसे ही इस मक्खी ने डाले हुए अंडे से इल्ली बाहर आ गई, अगर हमारा क्रॉप गार्ड वहां पे छिड़काव है तो फफूंद जो है पत्ते से ज्यादा इल्ली के स्किन के ऊपर डेवलप हो जाएगा, त्वचा के ऊपर डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही ये फफूंद त्वचा के ऊपर डेवलप हो जाएगा, फफूंद के कारण किसी भी कीट का जो श्वसन जो रहता है, रेस्पिरेशन जो रहता है, ये स्किन से होता है दोस्तों, किसी त्वचा से होता है। और त्वचा के ऊपर ही अगर क्रॉप गार्ड का फफूंद फैला हुआ है तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आने के कारण वो इल्ली किसी भी तने को छेद नहीं कर पाती। और इसीलिए ये जो शेड्यूल है दोस्तों, ध्यान से देखो। अब तीसरा है, ये जो है ये है चक्रभुंगा। ये भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रकोप करता है। अंकुरन से लेके फ्लावरिंग की स्टेज के दौरान इसका प्रकोप इतनी बड़ी मात्रा में रहता है कि किसान लोग त्रस्त हो जाते हैं। और दुर्भाग्य से इसका भी प्रकोप तन के अंदर जाता है। सेम है, जिस प्रकार से ये मक्खी की इल्ली जो है तने में जाती है, उसी प्रकार से ये जो भुंगा है, इसने डाले हुए अंडे से बाहर आने वाली ये जो इल्ली है, ये भी तने को छेद करके अंदर जाती है। और एक हमारे किसान को समझ में कब आ जाता है, जब पेट सूख गया है। तब तक तो इल्ली ने पूरा अंदर का तना खा लिया है, जिसके कारण सोयाबीन को जो दिया गया खाद है, जड़ों ने उठाया हुआ खाद है, वो पौधों को मिल ही नहीं पा रहा है। और इसीलिए ये चक्रभुंगा ने डाला हुआ जो भी है अंडा है, उससे निकलने वाली जो इल्ली है, उस इल्ली को मारने के लिए फिर से हमारे पास ये चारों प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है। लेकिन देखो दोस्तों, हमारी ये चारों भी स्प्रे इस रेंज में है और इस तरीके से हमने शेड्यूल में बिठाए हैं कि किट कौन सी भी हो, हम बहुत बड़ी मात्रा में उसका अटकाव कर पाएंगे, किट कौन सी भी हो। लेकिन ये शेड्यूल चेंज नहीं करना है। पहले तो ट्रैपोरिच लगाना ही है, उसके बाद अंकुरित होने के बाद पहला स्प्रे इम्यूनोरिच का लेना ही है। उसके 15-20 दिन में अगर कीट का प्रकोप बढ़ रहा है, किसान लोग केमिकल की ओर जा रहे हैं, तो उनको केमिकल से रोकना है और सिल्कोरिच देना है। लेकिन बारिश की वजह से सिल्कोरिच धोके जाने का धोखा है, तो फिर क्रॉप गार्ड को रेकमेंड करना है दोस्तों। ये आपके उस समय के मौसम के ऊपर डिपेंड रहता है, और इसलिए ध्यान से सुनो। मौसम क्या है, अगर धूप निकल पड़ी है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, तो सिलिकॉन स्टिकोरिच की वजह से चिपक तो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में हमारा सिलिकॉन भी धुल के जा सकता है बारिश के कारण, पेनिट्रेट नहीं होगा, वो केस में जाएगा। हमारा सिलिकॉन का मोड ऑफ एक्शन कैसा है, पत्ते के अंदर चला गया तो वो खाद बन गया, लेकिन पत्ते के ऊपर ही रुका है तो हमारे लिए कीटनाशक का काम कर रहा है। तो आपके मौसम के जरिए ही आपको ध्यान में लेना है कौन सी अवस्था में क्या चूज करना है। चॉइस आपको सिल्कोरिच और क्रॉप गार्ड के बीच में ही है, इम्यूनोरिच का कोई चॉइस नहीं है। इम्यूनोरिच का स्प्रे आपको लेना ही लेना है। इम्यूनोरिच अल्ट्रा और स्टिकोरिच का स्प्रे अंकुरन के बाद पहले 15 दिन में जो भी अमावस आएगी उसमें लेना ही लेना है दोस्तों, लेना ही लेना है। अब आ गया ये सब कीटों का प्रकोप को हम हल करते करते एक समय आ जाता है कि सोयाबीन के पौधे को फूल आना शुरू हो जाता है। दोस्तों यहीं पे ही सोयाबीन की फसल की उपज का क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों, बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। फ्लावरिंग स्टेज इज द मोस्ट क्रिटिकल इन सोयाबीन प्रोडक्शन दोस्तों, मोस्ट क्रिटिकल है। क्या होता है, तना छेद का प्रकोप हो गया है, तना मक्खी का प्रकोप है, चक्रभुंगा का प्रकोप है, रस चूसने वाले कीटों के कारण पत्ते पीले पड़ गए हैं, इसके कारण तना छेद के कारण जो भी खाद ऊपर से आ रहा था उसका अटका हो गया। तो फ्लावरिंग के स्टेज में पौधे को ज्यादा से ज्यादा खाद लगता है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा खाद लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिटिव फूड लेना जरूरी होता है, और प्रेगनेंसी के बाद भी पूरी तरीके से उसको कोप अप करने के लिए फिर से एक बार न्यूट्रिटिव फूड लेना होता है। दोस्तों सोयाबीन के प्रोडक्शन में ये बात बहुत जरूरी है, जितने ज्यादा फुल सोयाबीन के पौधे को उतनी ज्यादा हमारी फसल। और इसीलिए दोस्तों नमी अगर मिट्टी में अच्छी पड़ी हुई है लेकिन वातावरण में स्ट्रेस है, अचानक से बादल छा गए हैं, तो सोयाबीन का पौधा खाली नाइट्रोजन को ही उठाएगा।
और फूलों को आने के लिए और फूलों का रूपांतर फल्ली में होने के लिए दोस्तों पोटाश की जरूरत होती है, फास्फोरस की जरूरी होती है, बोरान की जरूरी होती है, जो मिट्टी में है और सबसे ज्यादा है। तो इसको फ्लावरिंग में कन्वर्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फूल आने के लिए जिस प्रकार के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर लगते हैं पौधों में, वो बहुत जरूरी होते हैं उस समय पे। और इसीलिए जैसे ही आपको सोयाबीन की फसल में ये 3 तरीके से फ्लावरिंग दिखाई देगा, पूरे फसल में आप एक खेत में चक्कर लगा के आ जाओ, 4-5%, 10% आपको ये फूल दिखाई दिए, तो दोस्तों उस समय पे अपना 100 ml फ्लोरारिच, 250 ml आरपीएस और 1 स्टिकोरिच की बोतल को इकट्ठा करके आपको 150 से 200 लीटर में आपको छिड़काव करना है। दोस्तों ये स्प्रे ठीक समय पे अगर हो गया तो सोयाबीन की फसल में हम जीत गए, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। जितना फ्लावरिंग ज्यादा, जितने फ्लावरिंग के समय पौधों में ताकत ज्यादा, उस समय अच्छा फ्लावरिंग। अब इसमें दूसरा क्या है दोस्तों, अगर उस समय पे अगर पानी का स्ट्रेस है और किसान भाई हमारे नीचे से पानी देने की उनके पास सुविधा है, तो दोस्तों उस समय पे छिड़काव में भी आरपीएस ले लो 250 ml। और मेरी कोशिश ये रहेगी उस समय पे पानी के साथ भी, सिंचाई के साथ भी 500 ml आरपीएस दे दो। दोस्तों किसान का खर्चा बढ़ जाएगा 700 रुपए से, लेकिन ये 700 रुपए का जो किसान का खर्चा है वो उपज में दिखाई देगा। किसान अपने आप बोलेगा कि ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। देखो दोस्तों, अगर कोरोना का पेशेंट है, स्कोर बढ़ गया है, तो रेमडेसिविर का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। उस प्रकार में फ्लावरिंग के सीजन में प्लांट अगर स्ट्रेस में है तो प्लांट को नीचे से भी खाद चाहिए, ऊपर से भी पौधा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके फ्लावर स्ट्रांग हो जाएंगे। और खाली हमें फ्लावर्स नहीं चाहिए दोस्तों, खाली अगर फ्लावर्स रहेंगे तो फ्लावर्स का जो रूपांतर है वो तो फल्ली में होना चाहिए। और ये फल्ली में कन्वर्ट करने का जो काम रहता है दोस्तों, नीचे से दिया गया हुआ आरपीएस ताकत देता है और हमारा फ्लोरा रिच करता है। और इसीलिए ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है दोस्तों, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। अब इस समय में देखो 90 से 120 दिन की फसल है ये। अंकुरन से शुरू हो जाने के बाद चक्रभुंगा हो, तना मक्खी हो या फिर रस चूसने वाले कीटकों का प्रकोप है, इससे बचती 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 फसल हमारी फ्लावरिंग के स्टेज तक आ जाती है। लेकिन उसी दौरान हमारे फसल में इस प्रकार के कीटकों का प्रकोप बढ़ जाता है दोस्तों। इस प्रकार के 3-4 तरीके की इल्लियां हमारे सोयाबीन के ऊपर बहुत बड़ा प्रकोप करती है। और आप अगर ये पहली इमेज देखेंगे तो आपको देखा होगा, तो यहाँ पे आर्मी वर्म जो है, लश्करी आली जिसको हम बोलते हैं, जो अभी फॉल हुआ आर्मी वर्म, जो मक्के के फसल में भी बहुत बड़ी मात्रा में आई थी, या फिर बिहार कैटरपिलर जो है वो, ये सेमिलुपर जैसी कीट है, ये स्पोडोप्टेरा जैसी कीट है, ये सभी कीट का जो प्रकोप है दोस्तों, ये सभी कीट के प्रकोप के लिए, प्रकोप जैसा ही बढ़ता है दोस्तों, तो हमारे फसल में एक बात तो ध्यान में आ जाती है कि बहुत बड़ी मात्रा में फूल भी लगे थे, फलियां भी बन रही थी, लेकिन पत्तों में ही इस तरीके से प्रकोप बढ़ने के कारण अभी तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो रहा है और फलियों में जो ग्रेन बढ़ना चाहिए वो होता नहीं है दोस्तों। तो धन्वंतरी के जरिए हमें क्या प्रमोट करना है दोस्तों, इस इल्लियों के प्रकोप का अटकाव करने के लिए किसानों द्वारा बहुत बार बहुत बड़ी मात्रा में कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है। और दोस्तों यही पे गलती होती है, यही कीटनाशकों का ज्यादा जो प्रकोप है ये हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत पैदा करती है। तो हम धन्वंतरी द्वारा क्या रेकमेंड करेंगे इस साल, सबसे पहले तो पंछियों को खड़े रहने के लिए अगर सोयाबीन की फसल में हमने एक 8-10 जगह पे ये खड़े रहने के लिए इस प्रकार से अगर हमने स्टैंड दे दिए दोस्तों, तो अपने आप वातावरण के जो पंछी है वो यहाँ पे आके बैठेंगे। और पंछियों की जो नजर रहती है ना दोस्तों, ये इतनी तीक्ष्ण है। किसान भाई आज जो भी सुन रही है, मेरी किसान भाइयों को सबसे ज्यादा विनती रहेंगी, किसान भाइयों अगर इस इल्लियों के प्रकोप से अगर बचना है कौन सी भी फसल में आपको, ये इल्लियां पत्ता खा रही है इसीलिए ये पत्ते के ऊपर है, ये हमारी आंखों को भी दिखती है, हमारे आंखों से ज्यादा तीक्ष्ण आंखें जो है ये पंछियों की रहती है। और इसलिए पंछियों की आंखें से ये इल्लियां छुटती नहीं है। खाली हमें पंछियों को खड़े रहने के लिए जगह तैयार करके देना है। इस प्रकार के अगर 8-10 पंछियों को खड़े रहने के लिए अगर आपने लगा दिए दोस्तों, लगा दिए, तो यहाँ पे आके पंछी बैठेंगे और ये आपके फसल से इन इल्लियों को उठा के खाएंगे। इनका सबसे ज्यादा बहुत बेहतरीन, बहुत पसंदीदा खाद्य, हमें पसंद क्या क्या आता है,
अगर पानी पूरी है, वड़ा पाव है, बासुंदी है, इस अगर और मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मेरे सामने बिरयानी रखी है तो मैं तो बिरयानी ही खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा। उस प्रकार से पंछी क्या क्या खाते हैं, तो पंछी धान खाते हैं, पंछी जवार बाजरा खाते हैं, लेकिन इल्ली मिल गई तो जवार बाजरा से ज्यादा ये इल्लियों को उठाते हैं। तो धन्वंतरी द्वारा इस बार हम इस मैसेज को प्रमोट करेंगे कि जैसे इल्लियों का प्रकोप आपके खेतों में बैठता है, इस प्रकार से पंछियों को रुकने के लिए जगह खड़ी कर दो। और दोस्तों इसमें हमारा भी प्रमोशन कर दो, इस जहाज ये जो पंछियों को रखने के लिए खड़ा कर दिया है, इसके नीचे अपना जाके धन्वंतरी का एक पोस्टर लगा के आ जाओ, क्योंकि ये हमने रिकमेंड किया है। तो किसान तो अपना कम से कम नाम लगाने के लिए तो जगह दे देगा, और ये लगा दो ताकि रास्ते से आने जाने वाले लोग अगर इसको देखेंगे तो धन्वंतरी का नाम उनके ध्यान में रहेगा। और दूसरा जो बात है दोस्तों, इन इल्लियों के प्रकोप से बचने के लिए इसमें सबसे ज्यादा जो स्पोडोप्टेरा है, जिसको हम लश्करी इल्ली बोलती है, जो इस तरीके से पत्ता का प्रकोप करती है, इससे बचने के लिए बाजार में हमारी भी कोशिश है, हमारे गुरुदत्ता सर पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं कि इसको भी हम धन्वंतरी के बास्केट में ला। दोस्तों फेरोमोन ट्रैप जो है ये मार्केट में मिलता है कई कई कंपनियों का, लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए धन्वंतरी द्वारा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट को भी अपने बास्केट में कैसे लाए। तो लेकिन अगर हमारे पास नहीं है, इसका मतलब अच्छी चीजों का रिकमेंड करना ये हमारे काम नहीं है क्या? बिल्कुल है। हम ये भी काम करेंगे कि बाजार में जो फेरोमोन ट्रैप्स मिल रहे हैं, किसानों को बोलेंगे कि कीटनाशक का इस्तेमाल करने से ज्यादा आप एक 8-10 तरीके के अगर ये फेरोमोन ट्रैप्स लगाएंगे तो 400-500 रुपए में आपका काम हो जाएगा, और इससे ज्यादा, क्योंकि इसकी इस इल्ली के जो पतंग है जिन्होंने अंडे डाले थे, इस पतंग के नर और मादा पतंग है, इसमें मादा पतंग का बास लगाया है, और इसीलिए इसके तहत नर पतंग आकर्षित हो जाते हैं, नर इस ट्रैप में अटक जाते हैं। तो नर और मादा पतंग का मिलन नहीं होता है, और नर और मादा पतंग का मिलन नहीं हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पूरी तरीके से अटकाव होने के कारण ये इल्ली कंट्रोल में आती है। फिर भी इल्लियों का प्रकोप बढ़ गया दोस्तों, तो जिस तरफ से तनाछेद करने के, तनाछेद मक्खी के लिए या चक्रभुंगा के लिए हमारे पास पैकेज है, सेम पैकेज यहाँ पे भी है, खाली इस कीटकों के लिए ट्रैपोरिज चलता नहीं। ट्रैपोरिज रस चूसने वाले कीटकों के लिए, इस कीटकों के लिए नहीं है, इसलिए इम्यूनोरिच अल्ट्रा, सिल्कोरिच, क्रॉप गार्ड हमारे पास पूरा बास्केट है दोस्तों। इसलिए सोयाबीन में हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम किसानों के ज्यादा से ज्यादा कीट का हम अटकाव कर पाएंगे। तो दोस्तों यही है, इस प्रकार से कीट का प्रबंधन हो गया। अब क्या है? अब है सबसे ज्यादा दिमाग को और किसान को त्रस्त करने वाली कीट है दोस्तों। ये जो कीट है गन्ने से लेके मूंगफली में, सोयाबीन में, सब्जियों में, फलों की फसल में, सभी फसलों में तकलीफ दे रही है दोस्तों, सफेद गिडार। इस साल तो इसका ज्यादा आने वाला है, क्योंकि इसमें पूर्व मौसमी जो बारिश थे इस बार ज्यादा हो गई है। अभी पश्चिम महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने में कम से कम 4 से 5 बार बारिश हो गई है दोस्तों। तो इस बार इस कीट का प्रकोप ज्यादा आने वाला है दोस्तों। मेरी 2 विनती रहेंगी, जैविक खाद को कंपोस्ट रिच, गोबर को कंपोस्ट रिच डाल के आपने जैविक खाद तो परावर्तित किया, लेकिन अगर आपके खेत के आजू बाजू में नीम का, बबूल का अगर पेड़ हो तो इस कीट का आपके यहाँ पे प्रकोप ज्यादा होने वाला है। इन किसान भाइयों ने तो जैविक खाद में, गोबर में ही अपना जो नेमारिच अल्ट्रा, ये नया प्रोडक्ट अभी अपने बास्केट में आ गया है दोस्तों, नेमारिच अल्ट्रा। नेमारिच में निमेटोड्स ही थे जिंदा, कि जिनको डाल के ये प्रोडक्ट बनाया गया था, लेकिन जिंदा निमेटोड सूत्रकृमि को तैयार करने में बहुत दिक्कतें आती हैं। हमारी कोशिश रहती है, लेकिन बनता है 100 किलो और डिमांड रहती है 1000 किलो। दोस्तों ये फैक्ट्री में तैयार होने वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये जिंदा निमेटोड है, और इसलिए इसका शॉर्टेज बहुत बार रहता है। तो पिछले साल हम लोग ही त्रस्त हो गए थे, डिमांड नेमारिच की बहुत थी, लेकिन प्रोडक्शन नहीं है, और प्रोडक्शन नहीं है तो हम कुछ भी गलत चीजें तो नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इस साल पिछले 2 महीने से लगातार प्रयास करके गुरुदत्ता सर और हम बैठ के, हमारे जो पैथोलॉजिस्ट है बारेवकर सर, इन तीनों ने एक डिसीजन ले लिया कि नेमारिच को भी हमें कुछ ना कुछ प्राकृतिक फफूंद के बेस के ऊपर एक विकल्प लाना जरूरी है। और दोस्तों सौभाग्य से, फॉर्चुनेटली, लॉकडाउन होते हुए भी धन्वंतरी के अपने कंपनी ने इस कीट की आने वाली सीजन की प्रकोप देखते हुए लॉकडाउन के दौरान भी ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया है। ये है नेमारिच अल्ट्रा।
नेमारिच का जो हमारा था 1 एकड़ का जो था वो था 3 किलो प्रति एकड़ का, जिसके कारण हमारे किसान को हमारा 900 रुपए का एमआरपी 900 रुपए डीपी का नेमारिच 3 किलो 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है तो बहुत बार उसकी कॉस्ट 3000 रुपए तक चली जाती थी। लेकिन फिर उस कॉस्ट के ऊपर भी थोड़ा फार प्रयास करके नेमारिच अल्ट्रा जो प्रकृति से जो कुछ फफूंद है हमारे लिए मुख्य, उनको इकट्ठा करके ये 1 किलो का ही डोज किया है और 1 किलो का डोज 1 एकड़ में 200 लीटर पानी के साथ आप दे सकते हैं। तो 1 एकड़ का डोज 1 एकड़ के गिडार के लिए, सफेद गिडार के कंट्रोल के लिए आपको बहुत बड़ी मात्रा में रिजल्ट देगा। नमी अगर मिट्टी में अच्छी है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, दोबारा आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी चेतावनी के तौर पे मैं ये दे रहा हूं कि जिन जिन लोगों को, जिन जिन किसान भाइयों को पिछले साल इस कीट ने ज्यादा तकलीफ दी थी, वो किसान भाई अगर इस साल गोबर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो अंडे हैं इस कीट द्वारा गोबर में ही डाले जाते हैं, क्योंकि गोबर तो उनका सबसे पसंदीदा खाद है, तो गोबर में ही डाले जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो गोबर आप अभी जाके खेतों में डालने वाले हैं, पूरे 1 एकड़ में 1 किलो नेमारिच अल्ट्रा देने से ज्यादा 1-2 टन का जो आपका गोबर खाद पड़ा हुआ है, जिसमें पूरी तरह से कंपोस्ट हुआ है, अच्छी नमी भी है, तो ये नेमारिच अल्ट्रा अगर गोबर में ही आपने डाल दिया, उसमें 2-4 दिन ढक दिया और पूरे 1 एकड़ में फैला दिया, तुरंत बुआई हुई। दोस्तों घबराओ मत, गोबर आपने फैला दिया है और धूप के कारण वो सूख गया तो रिजल्ट आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी नमी थोड़ी बहुत पड़ी हुई है, लेकिन इसमें सेंद्रीय कर्ब ज्यादा है, इसमें फफूंद को फैलाने वाला जो है वो है, और तुरंत आप उसके बाद बुआई करके, तो ऊपर से बारिश आने वाली है नहीं तो सिंचाई है, तो आपको रिजल्ट आएंगे। जो अर्ली शुगरकन में प्लांटिंग करने वाले हैं उनके लिए तो पानी रहता ही है, तो आप गोबर खाद के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सोयाबीन की फसल में शुरू से लेके बुआई हो गई, अंकुरित पौधा हो गया, 1 महीने की फसल हो गई और अचानक से दिखाई दिया कि फसल अपने आप पीली पड़ रही है। तो पीले पड़ने के 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो तना मक्खी, जिसके इल्ली ने अंदर से तना खा दिया है, इसीलिए पौधे को खाद नहीं मिल रहा है, और पौधे को खाद नहीं मिल रहा है इसलिए पौधा पीला हो गया। दूसरा जो है वो है चक्रभुंगा, उसकी भी इल्लियां अंदर से ये कर रही है। तो ये दोनों भी आप खेत में जैसे ही जाओगे, पहले तो सोयाबीन का पीला पड़ा हुआ पौधे को उखाड़ लो। उखाड़ते समय अगर आपके हाथ में खाली पौधा आ गया है और जड़ें बिल्कुल नहीं है, तो 100% नीचे सफेद गिडार का प्रकोप है। जड़ें बिल्कुल ही नहीं है तो सफेद गिडार का प्रकोप है, और जड़ें अच्छी है तो फिर तने को अच्छी तरह से काटो और देखो अंदर बीच में आपको इल्ली दिखाई देगी। अगर जड़ें नहीं आई ऊपर से तो उस जगह पे मिट्टी को खोदो, आपको सफेद गिडार के ऐसे छोटे छोटे, छोटे नहीं कहूंगा मैं इसको, बहुत बड़े हैं। इसका सूप भी अच्छा होता है, इसका बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है, बहुत से देशों में इसको खाया जाता है, ये बहुत न्यूट्रिटिव भी है। तो ऐसे जो है ये बहुत बड़े ये दिखाई देते हैं। तो ये जैसे ही दिखाई देते हैं, नेमारिच अल्ट्रा को 1 किलो को ले लो, 200 लीटर पानी में करो, या तो हर एक पौधों को ड्रेंचिंग करो, या फिर सिंचाई की सुविधा है तो सिंचाई करो, लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल होना जरूरी है। ये रहा कीटकों के बारे में। अभी समय बहुत हुआ है इसलिए मैं ज्यादा ये नहीं लूंगा। अभी जितने कुछ अलग अलग तरीके के रोग सोयाबीन के ऊपर आते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण जो रोग है वो है सबसे पहले जो है ब्लाइट का, ब्लास्ट का। जिस प्रकार पे धान में है उस प्रकार पे ये बैक्टीरियल ब्लाइट है, जिसके अटकाव के लिए हमारे पास प्लांट गार्ड है। उसी तरीके से ये जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है, सॉरी, ये है हर तरीके के जितना भी बैक्टीरियल हो या फंगल हो, जितना भी ब्लास्ट या ब्लाइट हमारे सोयाबीन के ऊपर आ जाता है, उसके प्रकोप के लिए हमारे पास प्लांट गार्ड है। लेकिन येलो मोज़ेक आ गया, पीला मोज़ेक अगर आ गया तो दोस्तों उसके लिए हमारे पास वायरिसाइड कोई भी नहीं है, लेकिन उसके लिए हमारे पास सिल्कोरिच और आरपीएस है। वो छिड़काव अपना ट्रैपोरिच रस चूसने वाले कीटों को भी अटकाव करेगा, तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमारी फसल जो है वो हरी हो जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, सोयाबीन में दूसरी एक जो रोग है बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों प्रकोप करता है, वो है रॉटिंग। बहुत बार बारिश हो गई,
जहां जहां पे विदर्भ में बुल्ढाना हो, वाशिम हो, अकोला हो, अमरावती हो, ब्लैक कॉटन सॉइल है। मध्य प्रदेश के कम से कम 15 से 20 जिलों में ब्लैक कॉटन सॉइल है। और अगर बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हो गई और बहुत बड़ा मात्रा में बारिश होने के कारण दोस्तों जो फफूंद है, फाइटोप्थोरा नाम की जो फफूंद है, फंगस है, वो बहुत जल्दी फैल जाती है और वो तने जो तना है उसमें रॉटिंग कर देती है, वो जड़ों में भी रॉटिंग कर देती है। हमारे पास उसके लिए ब्रह्मास्त्र है दोस्तों। फाइटोप्थोरा से कंट्रोल के लिए हमारे पास सॉइल गार्ड है और हमारे पास आरपीएस है। अगर बहुत बड़ी मात्रा में बारिश हो गई है तो इसका ड्रेंचिंग करो, और बारिश के बाद अगर इसका प्रकोप बढ़ गया है तो सिंचाई के साथ में सॉइल गार्ड और आरपीएस दे दो, इसका अटकाव आ जाएगा। बहुत अच्छी तरह से हम इसका नियंत्रण कर सकते हैं दोस्तों। तो आरपीएस सॉइल गार्ड, आरपीएस 76, ये दोनों इकट्ठा करो और ये होगा दोस्तों, सभी कीट और सभी रोग खत्म हो गए। इस प्रकार से अगर ध्यान देके अगर हमने काम किया, धन्वंतरि की तकनीक का हमने ये किया, तो बहुत बड़ी मात्रा में हम सोयाबीन की फसल में अच्छा काम कर पाएंगे। जिस प्रकार मैंने बोला था कि धान की फसल में 5 से 6 हजार रुपए के इनपुट देके हम धान की फसल को जहर मुक्त बना सकते हैं। सोयाबीन में भी हम अगर अच्छी मात्रा में काम करें, अगर सीजन अच्छा रहा, कीटकों का प्रकोप नहीं हुआ, रोग अगर ज्यादा नहीं आए, सफेद गिडार ने ज्यादा तकलीफ नहीं दी, तो दोस्तों 5 से 6 हजार में हम सोयाबीन की फसल भी निकाल देंगे। लेकिन कीटकों का प्रकोप ज्यादा हो गया, ये हो गया, तो फिर हम रोग का अटकाव करने के लिए, कीटकों का अटकाव करने के लिए जो पूरा पैकेज इस्तेमाल करेंगे वो 9 से 10 हजार का है। वो तो इस वैसे भी किसान जब होता है तो किसान तो इतना खर्चा करता ही है, उससे ज्यादा करता है, लेकिन हमारे पैकेज में जितने भी प्रोडक्ट हमने बिठाए हैं वो 9 से 10 हजार के हैं। तो दोस्तों 10 हजार 1 एकड़ में खर्चा करके किसान को हम अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकते हैं, अगर कीटकों का और रोग का प्रकोप ज्यादा है दोस्तों। इस प्रकार से आपको टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है, ये स्लाइड फिर से एक बार ध्यान में देखो। बीज से लेके फली तैयार होने तक अपने प्रोडक्ट क्या क्या है। बीज से लेके पहले तो बीजोरिच आरपीएस, अंकुरित हुआ है तो सबसे पहले ट्रैपोरिच लगाना है। उसके बाद अंकुरित होने के बाद 15 दिन में जो अमावस आती है उसमें इम्यूनोरिच देना है। फिर भी अगर पौधा बढ़ गया है, इम्यूनोरिच के बाद कीटकों का प्रकोप बढ़ा है तो सिल्कोरिच देना है। उस दौरान हमारी जो सोयाबीन की फसल है वो फ्लावरिंग में चली आ जाती है तो फ्लोरारिच को देना है। फ्लावरिंग के दौरान फली तैयार होते होते सुंडी का बहुत बड़ा प्रकोप हो जाता है, पत्ते में छेद करने वाले, फली को बोर करने वाले कीटकों का प्रकोप हो जाता है। सुंडी बहुत बड़ी बड़ी दिखती है और बड़ी बड़ी सुंडी के ऊपर कौन सी भी कीटनाशक रासायनिक असर नहीं करती है। उस समय पे हमारा क्रॉप गार्ड पिछले साल विदर्भ में भी ही करिश्मा करके दिखाया है। सुंडियों के प्रकोप के लिए हमारे क्रॉप गार्ड में विदर्भ में ही प्रकोप किया है। और इसी दौरान बहुत बार लेट जो रिटर्न का जो मानसून है दोस्तों, बहुत बार बीच का सितंबर का मानसून की बारिश बहुत बार इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि हमारे पौधों में रॉटिंग तैयार हो जाता है दोस्तों। और रॉटिंग के लिए कंट्रोल करना है हमें आरपीएस सॉइल गार्ड से। और अगर सफेद गिडार का प्रकोप हो जाता है तो दोस्तों इस अवस्था में बुआई से जुलाई तक ही सफेद गिडार का आपको ज्यादा से ज्यादा प्रकोप दिखेगा। जुलाई के बाद भी उसका प्रकोप हो सकता है, लेकिन अगर बारिश आ गई 15 दिन रुक गई, आ गई 15 दिन रुक गई, तो ये प्रकोप ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इस दौरान हमें नेमारी चाल रखा। तो इस स्लाइड को आप ध्यान से देखो। और बाद में सोयाबीन का बीज अच्छी फलियों को इकट्ठा करके किसान लोगों ने अच्छे अच्छे पेड़ को मार्क करके रिबिन से मार्क करना है और अपने 1 एकड़ के फसल में से 200, 250, 300 पौधों को सेपरेट काटना है जो बहुत स्ट्रांग थे, जिसकी फलियां भी स्ट्रांग है। इनको स्टॉक करके ये जो 25 से 50 किलो का बीज है ये आपको स्टोर करके रखना है, उसको ग्रेन रिच में मिक्स करना है और धान के कल के स्लाइड में मैंने जो बैग दिखाई थी उसमें स्टोर करना है और ये बीज आपको अगले साल के लिए रखना है दोस्तों। ये हुई धन्वंतरि की टेक्नोलॉजी। इसको ले लो, इसको किसान के पास जाओ, जो भी तरीका हम किसान को दे रहे हैं ये अच्छा है, प्रूवन है और ये नतीजा ही दिखाने वाला है दोस्तों। अब थोड़ा सा देखेंगे सिनेरियो। अगर ये टेक्नोलॉजी आपने समझ ली, ये टेक्नोलॉजी आपने ठीक से आजमा ली, बार बार इसको पढ़ा, बार बार सुना, अपना खुद के नोट्स किए, किसानों को बार बार मैसेज किए, तो दोस्तों बहुत से किसान को आप किया है। मैं मध्य प्रदेश से उम्मीद रखता हूं कि अकेले मध्य प्रदेश में जो एरिया है दोस्तों वो 13,63,000 एकड़ का एरिया है दोस्तों। अगर 10 एकड़ पे 10% अगर मध्य प्रदेश में काम हो गया तो हम 1,36,000 एकड़ 1,36,00,000 एकड़ का एरिया है दोस्तों मध्य प्रदेश में। 1,36,00,000, 10% 13 लाख और 1% यानी कि 1,36,000।
1% तो काम करने की उम्मीद मैं मध्य प्रदेश के टीम से रखता हूं। सबसे पहले तो मैं महावर सर से रखूंगा, क्योंकि महावर सर की, धनसुख महावर सर की टीम मध्य प्रदेश में है, और सबसे स्ट्रांगली मैं मध्य प्रदेश से उम्मीद रखूंगा, क्योंकि हिताक्षी राणा जैसी टैलेंटेड महागुरु एग्रीकल्चर की वहां पे है। तो मैं ये कोशिश रखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में कम से कम सभी, अगर हमारे पाटीदार सर के टीम में हमारे सबसे जो लीडर है धन्वंतरी के, उन्होंने अगर ठान लिया, उन्होंने अगर कोशिश कर दी, हिताक्षी राणा मैडम की मदद ली और पूरे आने वाले 15-20 दिन में ज्यादा से ज्यादा छोटी छोटी मीटिंग लगाई, तो 1,36,000 एकड़ पे हम काम करेंगे ही करेंगे दोस्तों। 1,36,000 एकड़ में काम करने के लिए हमारे पास 3 महीने का है, लेकिन मैं बीजोपचार में कम से कम 0.1% की तो उम्मीद रखूंगा। 0.1% की तो मैं उम्मीद रखूंगा। अगर 0.1% पे भी हमें बीजोपचार करना है तो खाली 13,000 एकड़ का एरिया है दोस्तों। 13,000 एकड़, 13,000 एकड़ का तो बीजोपचार होना ही चाहिए मध्य प्रदेश में। टारगेट ले लो, डीपी रखो, फेसबुक स्टेटस रखो, बार बार टेक्स्ट एसएमएस दे दो, जो करना है वो करो, लेकिन कम से कम 13,000, ना हुआ तो कम से कम 10,000 बीजोपचार की कोशिश मैं मध्य प्रदेश से रखता हूं। पाटीदार सर काम शुरू कीजिए इंदौर में, और आपके जितने भी फ्रेंचाइजी है वहां पे आप स्टॉक करना बीजोरिच का शुरू कीजिए, क्योंकि होगा ही होगा। आप तो आपके जरिए इस मैसेज को डिसेमिनेट करेंगे ही करेंगे, फैलाएंगे, लेकिन कंपनी के जरिए भी जहां जहां से हो सके मध्य प्रदेश के किसानों का डाटा हमें मिलेगा, कंपनी के जरिए उनको भी एसएमएस जाने वाले। हमारी कोशिश है धन्वंतरी की, जहां से हो सके पूरे भारत देश के किसानों का डाटा हम अभी ले रहे हैं। तो कंपनी से मैसेज जाएगा, आपके जरिए मैसेज जाएगा, तो बीजोरिच की डिमांड बढ़ने वाली है। तो बीजोरिच का बुकिंग आपके जरिए आना चाहिए, मैं ये कोशिश रखूंगा मध्य प्रदेश। उसके बाद महाराष्ट्र, सबसे डायनेमिक हमारे लीडर है महाराष्ट्र में कोमल सिंह चौहान, जिन्होंने लास्ट के लॉकडाउन में करिश्मा करके दिखाया था। तो उनसे भी मैं उम्मीद रखूंगा। जितना एरिया मध्य प्रदेश में है, घबराओ मत, आपकी टीम तो वैसे भी मध्य प्रदेश में भी है, तो मध्य प्रदेश के लीडर से ज्यादा आपके पास 2 थाली में रखा हुआ है। महाराष्ट्र में भी आपके पास है और मध्य प्रदेश में भी आपकी टीम है। तो कोमल सिंह चौहान सर, मैं आपसे उम्मीद रखूंगा 1,00,000 एकड़ के ऊपर आपके जरिए काम होना चाहिए, और कम से कम 1% भी आपने सोयाबीन की फसल में काम किया महाराष्ट्र में, आपके लिए मध्य प्रदेश का एरिया तो बोनस है, लेकिन 1% आपने महाराष्ट्र में भी काम किया तो 1,00,000 एकड़ का एरिया आपके हाथ में है, और आपके एरिया में ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन है। आपसे मैं वेस्टर्न महाराष्ट्र में बारामती में हमारे सबके जो डायनामिक लीडर है, डॉक्टर भारत सोनवणे सर, डॉक्टर सुधीर पवार सर, नवनाथ जगताप सर, इन सभी टीम से मैं ये चाहूंगा कि जहां जहां गन्ने की भी फसल है उस एरिया में सोयाबीन की भी फसल लगाई जाती है। तो सोयाबीन की फसल को आप ध्यान रखिए, और अगर हो सके तो आप ये आपके एरिया में भी सबसे ज्यादा ये है, क्योंकि वेस्टर्न महाराष्ट्र में भी सोयाबीन की फसल बहुत बड़ी मात्रा में की जाती है, क्योंकि एक नगद फसल के जरिए इसको देखा जाता है। तो महाराष्ट्र में भी 10,000 एकड़ का बीजोपचार हो सकता है अगर 0.1% पे काम किया तो दोस्तों। 1% नहीं, 0.1% भी काम हो गया तो 10,000 एकड़ के ऊपर महाराष्ट्र में भी बीजोपचार सोयाबीन की फसल में होना चाहिए। राजस्थान, वहां पे हमारी टीम नहीं है, लेकिन वहां पे पंजाब से, वहां पे हरियाणा से, या फिर महावर सर तो पूरे इंडिया ने ग्रैब किया है, तो वो भी राजस्थान की ओर ध्यान दे सकते हैं। कर्नाटका, फॉर्चुनेटली हमारे पास कर्नाटका में पीएचडी होल्डर ट्रेनर मिल गए। कर्नाटक से यहाँ पे मेरे ख्याल से अभी 2-3 लोग भी मैंने देखे जो बिदर से और बेलगांव से बिलोंग करते हैं, उनके भी मेरी ये रहेगी। कर्नाटका में भी आपके पास 10,000 एकड़ का एरिया है, ना 10,000 एकड़, 1,000 एकड़, ना 1,000 एकड़, 500 एकड़ के ऊपर तो कर्नाटका में बीजोपचार होना ही होना चाहिए। तेलंगाना, बहुत कम एरिया है तेलंगाना में, लेकिन ये फसल भी तेलंगाना के लिए उतनी महत्वपूर्ण है। मैं सोमैया सर से, मैं रमन्ना सर से ये कोशिश करूंगा, आप तेलंगाना में भी इस फसल के ऊपर ध्यान दे दो। 1% भी काम हुआ तो 5,000 एकड़ के ऊपर तेलंगाना में काम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये धन्वंतरी की तकनीक को लेके आपको काम करना है। धन्वंतरी का सोयाबीन में भी मिशन है 1,00,000 सीड ट्रीटमेंट, जिसकी उम्मीद मैं रखता हूं मध्य प्रदेश, जिसकी उम्मीद मैं रखता हूं कोमल सिंह चौहान सर बारामती से, सभी सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड, और आंध्रा तेलंगाना से और कर्नाटका से, और छत्तीसगढ़ में भी राजनांदगांव में काम है। राजनांदगांव में ऑलरेडी हमारे डॉक्टर बसंत साहू सर, पीडी रमानी सर के अंडर काम कर रहे हैं। राजनांदगांव में भी सोयाबीन की फसल के ऊपर ध्यान दे दो दोस्तों, और बहुत अच्छी मात्रा में आप सोयाबीन में भी आज किसान के पास अच्छी तकनीक लेके आपका भी बिजनेस बढ़ा सकते हो। धन्यवाद। जय धन्वंतरी, जय भारत। थैंक यू।